नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 5 के ऊपर, जो कि आगामी यूजीसी नेट यूनिट 2 और प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आज की प्रश्नोत्तरी में हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम यूनिट 5 के अनुसार आधुनिक काल में जितने भी कवि और कविताएं लगी हुई हैं उनको आधार बनाते हुए रखा हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अभ्यास सेट महत्वपूर्ण हो सके। बाकी प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस चैनल की हर एक वीडियो को महत्वपूर्ण मानते हुए जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम अपने पास जरूर रखे होंगे, उसको मिलाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत सारी किताबें भी रखे होंगे, लेकिन जब हम मूल किताबों का अध्ययन करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा ये प्रयास है कि आप सभी का मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ता रहे ताकि आप परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो चलते हैं सीधे हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और उनको देखते हैं। आज का जो ये पहला प्रश्न आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है, न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है वरन इसमें एक नई और आधुनिक दृष्टि का उपोद्घात मिलता है। प्रिय प्रवास के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है प्रिय प्रवास के संदर्भ में कि न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है वरन इसमें नई और आधुनिक दृष्टि का उपोद्घात मिलता है, यानी कि विचार मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है। तो यह कथन किसका रहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रिय प्रवास शब्द का प्रयोग किया, आपके दिमाग में बहुत सारे तथ्य आ जाने चाहिए कि प्रिय प्रवास किन किन चीजों के लिए फेमस रहा है और प्रायः परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, गूगल की तरह आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि परीक्षा हॉल में हम प्रश्नों से खेलेंगे, प्रश्नों से डरेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। प्रिय प्रवास के संदर्भ में यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है कि हरिऔध ने इस बात को लिखा है कि प्रिय प्रवास में जो भी श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है वह एक महापुरुष की दृष्टिकोण से किया गया है, न कि ब्रह्म के रूप में। जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं तो यही कृष्ण आपको ब्रह्म के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन जब आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य हरिऔध लिखते हैं प्रिय प्रवास के नाम से, तो वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया हुआ, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में चित्रित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, राधा अब प्रिय प्रवास में संपूर्णतः विरहिणी ही नहीं है, वे अपने इस निजी दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती हैं और समाज सेवा का व्रत लेती हैं। शताब्दियों से चले आते राधा के चरित्र में यह एक सर्वथा नई भंगिमा हरिऔध ने उकेरी है। यह कथन किस आलोचक का है? तो जिस तरीके से हमने श्री कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में देखा, उसी तरीके से हरिऔध ने राधा को विरहिणी के रूप में न प्रस्तुत करते हुए समाज सेवा यानी समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है और ये राधा का नया चरित्र हमें दिखलाई पड़ रहा है। तो हरिऔध के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हरिऔध तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, एक ऑप्शन यहाँ पर कट हो गया। सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रिय प्रवास का मूल्यांकन करते हुए और खास तौर से राधा का मूल्यांकन करते हुए इस बात को लिखते हैं कि राधा अब प्रिय प्रवास में संपूर्णतः विरहिणी नहीं है। वो अब क्या, उनका चरित्र कैसे बदला हुआ है? अब वो अपने दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती हैं और समाज सेवा का व्रत लेती हैं। ठीक है, यानी कि अपने को मजबूत कर रही हैं
अब उनके अंदर ये है कि रोने गाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज सेवा अगर करेंगे तो कुछ लोगों का कल्याण ही होगा। तो राधा का रूप भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग है, नए दृष्टिकोण से हरिऔध ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, रस कलश में उदाहरण किस भाषा के हैं? रस कलश जो कि हरिऔध की रचना है, और जिस तरीके से इसके नाम में ही रस शब्द का जिक्र किया गया है, तो समझ जाइए कि यह सिद्धांत पर आधारित ग्रंथ है। इसमें जो भी उदाहरण दिए गए हैं एक खास भाषा के दृष्टिकोण से दिए गए हैं। वो भाषा कौन सी है? ऑप्शन दिया गया ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू। सही जवाब है ऑप्शन ए। जब वे हरिऔध ने रस कलश में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं तो उदाहरण ब्रज भाषा में। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये वही हरिऔध हैं जो कि पहला महाकाव्य खड़ी बोली में लिखते हैं प्रिय प्रवास के नाम से, लेकिन वो दूसरे ग्रंथों में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए भी नजर आते हैं। यानी कि आपके दिमाग में वो दौर भी आ जाना चाहिए जब खड़ी बोली, उर्दू और ब्रज भाषा को लेकर एक तरीके से वाद विवाद चल रहा था कि कविता की भाषा क्या हो, गद्य की भाषा क्या हो, इन सारी चीजों को लेकर विवाद चल रहे थे। तो उस समय के जो साहित्यकार थे, रचनाकार थे, वो भी इससे अछूते नहीं थे। अगला प्रश्न है, अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रवाह खड़ी बोली के अनुकूल है। इस समय खड़ी बोली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है। अतएव मैंने भी प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में ही लिखा है। वास्तव में बात यह है कि यदि उसमें कांतता और मधुरता नहीं आई है तो यह मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, रामविलास शर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन बी। हरिऔध प्रिय प्रवास की भूमिका में इस बात का उल्लेख करते हैं कि वो खड़ी बोली में महाकाव्य क्यों लिखे, क्योंकि वो चाहते थे कि खड़ी बोली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है, इसीलिए उन्होंने खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा। हालांकि उनको इस बात का थोड़ा सा अंदाजा है कि भले उसमें कांतता यानी कि सौंदर्य या मधुरता की कमी हो, अगर ये कमी है तो वो किसी बोली की नहीं है, बल्कि खुद पर उसको ले रहे हैं कि ये मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है। आप देख रहे हैं कि उस समय के जो भी साहित्यकार हुआ करते थे, कैसे किसी चीज को अपने ऊपर लेने का प्रयास करते थे, किसी को दूसरे के ऊपर दोष नहीं दिया करते थे। हरिऔध भी कुछ उसी तरीके के हैं। आपने देखा कि रस कलश में उन्होंने ब्रज भाषा में उदाहरण दिया, लेकिन दूसरी तरफ खड़ी बोली में प्रिय प्रवास नाम का एक महाकाव्य वो लिखते हैं, और उनको इस उम्मीद है कि खड़ी बोली अपने खरेपन के लिए जानी जाती है, उसमें खर्रापन है। हो सकता है कि वर्णों में कठोरता हो, कर्कशता हो, फिर भी ये उस बोली को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने ऊपर ही दोष ले रहे हैं। तो कुल स्टोरी का मतलब यही हुआ कि आप ध्यान रखिए कि हरिऔध ने इस बात को कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के पक्ष को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में उसके कई रंग प्रस्तुत किए। संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की, तो एकदम बोलचाल की खड़ी बोली अपने चौपदों में। हरिऔध के संदर्भ में यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि जिस तरीके से हरिऔध ब्रज भाषा और खड़ी बोली के जानकार प्रतीत होते हैं, खड़ी बोली के पक्ष को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में कई रंग प्रस्तुत किए। संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली का प्रयोग प्रिय प्रवास में किया, तो उनको अगर मौका मिला तो एकदम बोलचाल की खड़ी बोली का भी प्रयास किया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, और आप देख रहे हैं कि यह कथन तुलनात्मक दृष्टिकोण से है, इसलिए हमें ध्यान भी रखना है कि जब हरिऔध लिख रहे थे तो उस समय जो हिंदी कविता थी वो संक्रमण काल के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ ब्रज भाषा की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही थी और खड़ी बोली में कविता लिखी जा रही थी। यह वही दौर है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं और अपने समकालीन कवियों से अनुरोध करते हैं कि अब खड़ी बोली में कविता लिखी जा सकती है। तो हरिऔध का यह पहला प्रयास उस जमाने में
काबिले तारीफ रहा होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरिऔध यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं तो मैथिली शरणगुप्त इस युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं कि कैसे दो कवियों का यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है। कहा गया कि हरिऔध यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं तो मैथिली शरणगुप्त इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ये बड़े कवि और प्रतिनिधि कवि में क्या अंतर हो सकता है, इस चीज को आप भली भांति समझते होंगे। यानी कि हरिऔध भले बड़े कवि के रूप में है, लेकिन जब भी द्विवेदी युगीन कवियों की बात की जाएगी तो वहां पर मैथिली शरणगुप्त का नाम सबसे पहले आएगा। वो प्रतिनिधि के तौर पर है, वो लीडर के तौर पर है। ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरणगुप्त की राष्ट्रीयता पराधीनता के दौर में विकसित होकर भी आत्मीय भाव से सहज है, उसमें आक्रामकता का अभाव है, तो वैष्णव भावना की निष्ठा है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि मैथिली शरणगुप्त की राष्ट्रीयता पराधीनता के दौर में विकसित होकर भी आत्मीय भाव से सहज है, उसमें आक्रामकता का अभाव है, तो वैष्णव भावना की निष्ठा भी है। तो आप देख रहे हैं कि मैथिली शरणगुप्त का किस तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में राधा के किस रूप का चित्रण किया गया है? ऊपर आपने देखा कि राधा को नए दृष्टिकोण से प्रिय प्रवास में प्रस्तुत किया गया है। अब वो रोने गाने वाली या फिर श्रृंगार सौंदर्य करने वाली स्त्री के रूप में नहीं है, बल्कि एक अलग ढंग की स्त्री के रूप में हरिऔध ने प्रस्तुत किया है। तो कौन सा रूप है? ऑप्शन दिया गया है विरहिणी, लोकोन्मुख, लोकरंजक, प्रेमिका। किस रूप में है राधा? वैसे तो पूरा दुनिया राधा को एक प्रेमिका के रूप में ही जानता है, लेकिन हरिऔध ने उनको लोकोन्मुख यानी कि समाज सेवी के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। अपने दुख को पूरे समाज का दुख मानते हुए उसको राधा ने स्वीकार करते हुए समाज सेवा का व्रत लिया है। अभी हमने ऊपर में देखा हुआ था। सही जवाब क्या हो गया? लोकोन्मुख। अगला प्रश्न है, कविता व हाथ उठाए हुए चलित कवि वृंद बुलाती वहां किसकी पंक्ति है? इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए हमें सही से पढ़ना चाहिए, कॉमा इत्यादि का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तब इसका अर्थ खुलकर आएगा। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां, किसका कथन है या किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल भी कवित्त सवैया लिखने का प्रारंभिक दौर में उन्होंने प्रयास किया था। उनके भी एक काव्य संकलन का नाम आता है जिसमें मधु शब्द लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप जरूर इसको कमेंट करके बताइए कि रामचंद्र शुक्ल के काव्य संग्रह का क्या नाम है। वैसे तो हम इन्हें इतिहासकार के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में जानते हैं, लेकिन शुरुआत में इन्होंने भी कविता लिखने का प्रयास किया था। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां। कवि वृंद मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि शिक्षक वृंद, गुरुजन वृंद, मतलब समूह। ये कवियों के लिए, वृंद नाम के कवि जो है उनके लिए नहीं है, बल्कि उन कवियों के समूह के लिए। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक खास संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद किसका निबंध है? यथार्थवाद और छायावाद किसका निबंध है? ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवाद और छायावाद नाम से एक निबंध लिखा था। इसके अलावा हमने एक निबंध रहस्यवाद के बारे में भी आपको इसके जस्ट पहले के प्रैक्टिस सेट में बतलाया हुआ था। यानी कि जयशंकर प्रसाद अपने समकालीन चलने वाली जो प्रवृत्तियां रही हैं, चाहे वो रहस्यवादी प्रवृत्ति रही हो, यथार्थवादी प्रवृत्ति रही हो या फिर छायावादी प्रवृत्ति रही हो, लगातार नजर गड़ाए हुए थे और लिख रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद काफी महत्वपूर्ण नाम उस समय का, बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम इनको अक्सर कवि और नाटककार के तौर पर जानते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कहानी भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, तो बड़ा ही इनका बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है।
अगला प्रश्न है, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका है? यानी कि यहाँ पर छायावाद की परिभाषा दी गई है, उसकी सीमा को निर्धारित किया गया है कि केवल अगर कोई प्रकृति चित्रण कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो छायावादी कवि है, वो और भी दूसरे धारा का कवि हो सकता है। तो प्रकृति को केवल सिमटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसका दायरा क्या है? बड़ा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, जिन्होंने यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध में इस बात के तरफ संकेत किया है कि अगर कोई प्रकृति चित्रण कर रहा है तो आलोचक अगर उसको छायावाद तक सीमित कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है, ये भ्रम की स्थिति में है। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी पुस्तक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से एक पुस्तक लिखी, किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, ब्रज रत्न दास, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से रचना की हुई है, जिसमें उन्होंने भारतेंदु की रचनाओं का मूल्यांकन किया है और साथ में उनके पिताजी की रचनाओं का भी मूल्यांकन किया हुआ है। ठीक है, ब्रज रत्न दास इनके परिवार से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर कई पुस्तकें लिखी हुई हैं। अब आप सभी को भ्रमित करने के लिए हमने रामविलास शर्मा का नाम भी इसमें डाला हुआ है, यानी कि रामविलास शर्मा ने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक किताब लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी भाषा का की विकास परंपरा, कुछ ऐसे करके किताब का नाम है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बतलाया हुआ था। अगला प्रश्न है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना पंक्ति किस रचना का प्राण तत्व है? प्रिय प्रवास, साकेत, राम की शक्ति पूजा, कामायनी। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये पंक्ति किस कविता में या फिर काव्य संग्रह में आया हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राम की शक्ति पूजा में आया हुआ है शक्ति की करो मौलिक कल्पना। वैसे देखा जाए तो चारों ऐसी रचनाएं जहां पर कोई न कोई कुछ शक्ति का अपना आधार बनाया हुआ है, जहां राधा दुख को अपना शक्ति बनाए हुए, उर्मिला अपने विरह को, राम की शक्ति पूजा में भी शक्ति की पूजा की गई है, सही मायने में तो वही है, और कामायनी में भी आप कई जगहों पर देखेंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, कृतज्ञता शीर्षक से किसने कविता लिखी है? कृतज्ञता शीर्षक नाम से एक रचना लिखी गई है, किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत ने कृतज्ञता शीर्षक से एक रचना लिखी हुई है। और आप जानते हैं कि कृतज्ञता शब्द जो है, खासतौर से कृतज्ञ शब्द जब हम पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द वहां पर कई बार प्रयुक्त किया जाता है और इसका विलोम भी एक पूछा जाता है। ठीक है ना, वो भी सब याद रखे, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्याकरण पर ध्यान नहीं देंगे, जरूर ध्यान देंगे, जहां भी मौका आएगा मैं इंडिकेट करता रहूंगा। अगला प्रश्न है, अपने व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र प्रेम की अनुभूति में और उनके संश्लेष में छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि अपने व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र प्रेम की अनुभूति में और उनके संश्लेष में छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। कई बार तो एक परीक्षाओं में इतना दूर ही पूछ लिया जाता है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है या फिर छायावाद को शक्ति काव्य किसने माना हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद नाम से पुस्तक लिखा है। अभी हमने ऊपर भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित पुस्तक के लेखक का नाम बतलाया, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखा? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, ब्रज रत्न दास, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का
मूल्यांकन किया गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल वर्णन में अधिक दिलचस्पी लेता है जबकि छायावाद की वृत्ति अनुभव में। एक के लिए ब्यौरे प्रधान है, दूसरे के लिए सूक्ष्म प्रभाव। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो आप देख रहे हैं कि दो कालखंडों का यहाँ पर एक तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है कि रीतिकाल वर्णन में अधिक दिलचस्पी लेता है। वर्णन में ज्यादातर आप देखेंगे कि वर्णन किया गया है। छायावाद की वृत्ति में अनुभव की बात की गई है। एक के लिए ब्यौरे प्रधान है, दूसरे के लिए सूक्ष्म प्रभाव। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर इन दोनों कालखंडों का मूल्यांकन करते हुए देखिए तो आपको भी ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर निराला में हैं, उतने किसी अन्य कवि में नहीं। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। निराला का मूल्यांकन करते हुए चतुर्वेदी जी बतलाते हैं कि भाषा और संवेदना के जितने रंग, इसी तरीके से उन्होंने कबीर के बारे में भी ये बात कही थी। ठीक है, कबीर में इतने प्रकार के रंग है, क्या क्या बहुत रंगों की बात की थी। यहाँ पर उन्हीं रंगों के आधार पर निराला के बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं कि अगर छायावादी कवियों के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा और संवेदना के जितने रंग और उसके स्तर है, उसके मतलब लेयर है, वो निराला में है, उतने अन्य किसी कवि में नहीं। ये बात किसने कही? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। देखने में ये प्रश्न छोटा लग रहा है, लेकिन यही प्रश्न अगर परीक्षाओं में आएगा तो आप हल कर लेंगे। जो यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं अब वो बार बार जाकर किताबों में खोजेंगे और कुछ तो अनुमान से भी इसका आंसर लगा सकते हैं कि संवेदना की बात की गई है तो चतुर्वेदी जी हो सकते हैं। ये एक तुक्का का आधार हो सकता है। अगला प्रश्न है, कामायनी अपने वर्णनों से नहीं पर वृत्ति से महाकाव्य है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो कामायनी का मूल्यांकन करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस बात को कहा कि कामायनी अपने वर्णनों से नहीं वृत्ति से महाकाव्य है। यानी कि केवल उसमें कथात्मकता ही नहीं है बल्कि उसमें जो वृत्ति है, जो अलग अलग पात्रों के चरित्र हैं, उसके आधार पर वो महाकाव्य है। जो महाकाव्य के गुण होते हैं, जो लक्षण है, उसके आधार पर कामायनी क्या है? महाकाव्य। ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी का मूल्यांकन करते हुए भी एक किताब लिखी हुई है, कामायनी एक मूल्यांकन। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिए। हालांकि इसी तरीके से मुक्तिबोध ने भी एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है, कामायनी एक पुनर्विचार। तो ध्यान रखिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी इतिहास ग्रंथ में कामायनी पर तो चर्चा करते ही हैं, साथ में उनकी एक अलग से भी किताब है। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य बनाने में आधार निर्मित करने वाली रचनाएं। राम की शक्ति पूजा, कामायनी, पल्लव। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा तो किस आधार पर कहा है? कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि इस आधार को निर्मित करती हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि राम की शक्ति पूजा और कामायनी दोनों के आधार पर छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक लिया गया है। वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, तुलसीदास रामचरित मानस, स्वयंभू रामायण। तो किसका मुख्य कथानक है राम की शक्ति पूजा में? सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्तिवास रामायण। यानी कि बांग्ला के ये कवि रहे हैं, वहीं से इसको आधार बनाया गया है। कारण क्या रहा है कि निराला, जो कि उनका जन्म तो बंगाल में होता है लेकिन उनका जो पैतृक एरिया है वो उत्तर प्रदेश रहा है, बैसवाड़े का इलाका रहा है, अवधी का क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो बांग्ला का काफी असर रहा निराला के ऊपर और वहीं पर उन्होंने कृत्तिवास रामायण का अध्ययन किया और उनको लगा कि क्यों ना हम राम की शक्ति पूजा नाम से एक काव्य लिखते हैं जो कि लंबी कविता के रूप में मशहूर है। अगला प्रश्न है, सत्य की करो मौलिक कल्पना, राम को किसने परामर्श दिया? राम को भी यहाँ पर एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है
और न कि ब्रह्म के रूप में। ठीक है, राम ऐसे व्यक्ति हैं जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चिंतित होते हैं, हताश निराश होते हैं। सारी चीजें एक जो सामान्य मनुष्य के भीतर होती है, उसी टाइप से राम की शक्ति पूजा में भी है। उनको भी मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है, उनको भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ती है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? जिन्होंने कहा शक्ति की करो मौलिक कल्पना। कल्पना भी कैसी होनी चाहिए? मौलिक कल्पना होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये पंक्ति आप सभी को भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए जब तक आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जीवन में भी। अब जैसे मैं तो परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि करवा रहा हूं, लेकिन हमारे भी जीवन में कई बार इस तरीके के परामर्श की जरूरत पड़ती है। कई बार शक्ति की कमी महसूस होने लगती है कि क्या कर रहे हैं, रोज एक ही चीज कर रहे हैं, विद्यार्थी उतना ढंग से देख भी नहीं रहे हैं, व्यूज भी पहले से थोड़े से कम है, सब्सक्राइबर तो इस स्पीड से बढ़ रहे हैं मानो सचिन तेंदुलकर 90 पर खेल रहे हो और 100 रन बनाने में आप कितना प्रेशर महसूस कर रहे हो। मुझे लगता था कि 1 लाख से अधिक विद्यार्थी हो गए तो धड़ाक से 1.5 लाख तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी भी बहुत नाप तौल के चीजों को देख रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। ये चैनल आम छात्रों का चैनल है, ठीक है, और जो भी कुछ हम करते हैं सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है, बाकी और कोई न कोई ऐप है, न कोई कोचिंग है, न कोई कुछ है। और ये शौक के तौर पर है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राधा ऊपर हमने बतलाया आपको, और वो भी समाज सेवा का व्रत लेती हैं, हमने भी समाज सेवा का व्रत लिया है कि जो विद्यार्थी मौलिक ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, मौलिक इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उनको बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ाएं, धीमी आवाज में पढ़ाएं, और हमारे विद्यार्थियों की सफलता शोर मचाए। मैं शोर मचाकर क्या करूंगा जब आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे? तो निश्चित तौर पर हमें कभी ये दिमाग में आता नहीं है कि हमारे विद्यार्थी असफल होंगे। हमको लगता है कि उनके अंदर भी है शक्ति की करो मौलिक कल्पना। कल्पना करना है लेकिन मौलिक। सबके पढ़ने लिखने का ढंग अपना 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 होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, तभी आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो राम को भी ये परामर्श दिया गया, सलाह दिया गया। किसने दिया? आप लोगों ने विकल्प पढ़ लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, जाम्बवान ने। यानी कि ये काफी अनुभवी व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि राम परेशान होने की जरूरत नहीं है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। वो जरूर आपकी सुनेंगी। उस समय वो तुम्हारी बोल सकते होंगे तो बोले होंगे कि तुम्हारी सुनेंगी। तो जाम्बवान इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राम क्यों चिंतित हैं या फिर क्यों परेशान है? वो अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये पंक्ति आज बहुत प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अगर खास तौर से हम एकेडमिया की बात करें और हिंदी एकेडमिया की बात करें तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति कौन एक संवेदनशील व्यक्ति की तरह सोचता है? लक्ष्मण, हनुमान, जाम्बवान, राम। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राम है जो कि ये सोचते हैं। राम ब्रह्म नहीं, राम चाहते तो 1 सेकेंड में रावण को हरा सकते थे। अगर हरा देते तो आज हमारे लिए उतना आदर्श शायद कम होते वो, क्योंकि आदर्श वही होता है जो संघर्षशील होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे नहीं पता है कि आप सभी हमारे संघर्ष को जोड़कर कितना देखते हैं। संघर्ष करेंगे तभी सफलता तक जाएंगे। आपको जीवन में हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति हमेशा रहता है। ये चीज हमेशा बरकरार रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है? शक्ति की करो मौलिक कल्पना। और वही है कि होगी जय हे चिर नवीन, क्या करके पंक्ति है, आपने उसको पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। निराला की इन पंक्तियों का भाव है। आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं या फिर किसकी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक नया मोड़ दिया है आप सभी के लिए कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। इसमें निराला की पंक्तियों का क्या भाव है? ऑप्शन दिया गया है हताशा, उत्साह, स्मरण, विनय। सही जवाब है ऑप्शन ए, हताशा का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आपने नोट्स ले लिया, आप लगातार पढ़ते रहे, लेकिन परीक्षा ही नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो फिर कहना पड़ता है। अब मैं एक वीडियो देख रहा था इलाहाबाद की, एक विद्यार्थी काफी मतलब डिप्रेशन, एक तरीके से मैं कहूँ कि वो प्रतिनिधि के तौर पर थे शादी विवाह को लेकर। उनका एक मार्मिक कथन था कि हमारे बूढ़े माता पिता घर पे खाना बना रहे हैं
और हम लोग प्रयागराज में खाना बना रहे हैं, खाना ही बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। न परीक्षाएं हो रही हैं, न परिणाम आ रहे हैं, न वैकेंसी जा रही है। काफी चिंतनीय चीज है ये। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे साहित्यकार भी इन सारी चीजों से गुजर चुके हैं, इसलिए उनको कहना पड़ा कि धिक् जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। कौन कहता है कि हिंदी साहित्य से मोटिवेशन नहीं मिलता है? आप लोगों को यही से मोटिवेशन लेना है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाना ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य निराला काव्य की अंतर्वर्ती वस्तु है, यह किसका कथन है? वैसे तो विरुद्धों का सामंजस्य के तौर पर बार बार रामस्वरूप चतुर्वेदी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जोड़ देते हैं, कभी निराला से जोड़ देते हैं। यानी कि उनकी आलोचना का एक की पॉइंट है विरुद्धों का सामंजस्य। तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि विरुद्धों का सामंजस्य निराला काव्य की अंतर्वर्ती वस्तु है, यानी कि एकदम से केंद्रीय विषय वस्तु जो है क्या है? विरुद्धों का सामंजस्य। प्रिय विद्यार्थियों, कहा जाता है कि ये जीवन जो है दो रस्सियों, दो खंभों के बीच हम नाच रहा है। एक रस्सी तनी हुई है, कभी हम इस पर जा रहे हैं, कभी इस पर जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो इसको अगेन एक कविता लिखी थी, नाच। आपको जब समय मिले तैयारियों के बाद तो जरूर इसको पढ़िएगा, आपको जीवन का जो मूल दर्शन है वो पूरा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला के प्रिय कवि हैं कबीर, तुलसी, मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध। तो निराला के जो प्रिय कवि रहे हैं वो रहे हैं तुलसीदास। उन्होंने तुलसीदास नाम से एक कविता भी लिखी, लंबी कविता। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निराला की तुलना किस विदेशी कवि से की जाती है? इलियट, विटमैन, शैली, स्टील। तो निराला की तुलना रामचंद्र चतुर्वेदी ने इस बात को इंडिकेट किया है कि विटमैन नाम के एक कवि रहे जो कि अमेरिका के ही रहे शायद, ठीक है, उनसे इसकी तुलना की गई। विटमैन से निराला की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कृति की पूरक रचना मानी जाती है? साकेत, कामायनी, सरोज स्मृति, पल्लव। राम की शक्ति पूजा को पूरा करने वाली रचना कौन है, यानी पूरक रचना कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। ऐसा लगता है कि निराला ने एक अपने पत्नी के ऊपर, एक अपने पुत्री के ऊपर लिखा है, ऐसा लगता है, आलोचकों को लगता है। और आप जानते हैं कि आलोचकों को कुछ भी लग सकता है। तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति दोनों रचनाएं एक दूसरे क्या है? पूरक है। इसको जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि शक्ति पूजा का संघर्ष व्यापक धरातल पर है, सरोज स्मृति का संघर्ष घोषित रूप में वैयक्तिक स्तर पर है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी इस बात को लिखते हैं कि शक्ति पूजा का संघर्ष व्यापक धरातल पर है और सरोज स्मृति वैयक्तिक। यानी कि आप देखेंगे कि एक रचना जो व्यक्ति पर आधारित है और दूसरी रचना जो कि समाज पर है। वैसे आप देखेंगे तो राम का भी एक निजी दुख है शक्ति पूजा में, लेकिन यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शक्ति पूजा के संघर्ष को व्यापक धरातल पर देखा है, जबकि सरोज स्मृति के संघर्ष को उन्होंने वैयक्तिक स्तर पर देखा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वह कवि की इकलौती बेटी की मृत्यु पर लिखा गया शोक काव्य है, हिंदी में तो अपने ढंग का अकेला ही। यह कथन किस रचना के संदर्भ में? साकेत, कामायनी, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सरोज स्मृति को हम शोक काव्य के तौर पर भी जानते हैं। कई जगह पर आपने शोक गीत भी इसको लिखा हुआ देखा होगा। तो निराला की इकलौती बेटी, उसकी मृत्यु के ऊपर उन्होंने सरोज स्मृति नाम से, सरोज उसका नाम था, और सरोज स्मृति नाम से एक लंबी कविता लिखी जो कि वैयक्तिक स्तर पर थी। और इस तरीके की पहली कविता या फिर अपने ढंग की अकेली कविता, इकलौती कविता है कि अगर कोई कवि अपनी पुत्री के ऊपर कविता लिखता हो, बहुत कम आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, पंत जी और पल्लव किसका बहुचर्चित लेख है जो प्रेमचंद की माधुरी पत्रिका में छपा था? जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो जैसा कि आप जानते हैं, पल्लव नाम से तो जो काव्य संग्रह या फिर कविता है वो पंत की है, लेकिन पंत जी और पल्लव नाम से एक लेख माधुरी पत्रिका में छपा हुआ था जिसको लिखा था
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। एक तो है पल्लव की भूमिका। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पल्लव की भूमिका लिखी पंत ने, लेकिन पंत जी और पल्लव नाम से एक चर्चित लेख उन्हीं के समकालीन कवि निराला ने लिखा हुआ है। इसको जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस छायावादी कवि को सर्वाधिक महत्व दिया है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। वैसे आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का काफी विरोध किया है, उसको निगेटिव रूप में उसका मूल्यांकन नहीं किया है। आगे चलकर नंद दुलारे वाजपेयी इत्यादि ने छायावाद को पॉजिटिव रूप में जरूर मूल्यांकन करते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने उसकी आलोचना ही की। लेकिन एक कवि पर उनका काफी ध्यान था, वो कवि था सुमित्रा नंदन पंत जी थे। ठीक है, इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो लगभग 19 पेज के आसपास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि छायावाद में सबसे पसंदीदा अगर कोई कवि है तो सुमित्रा नंदन पंत है। इसी तरीके से भक्ति काल पढ़ेंगे आप तो तुलसीदास पर रामचंद्र शुक्ल ने कुल मिलाकर 19 पेज लिखा है। ये 19 का संयोग बड़ा विचित्र मुझे दिखलाई पड़ा, और इसका उल्लेख रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक में किया है। और चतुर्वेदी जी की आलोचना दृष्टि आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग की है। शुरुआत में ही उन्होंने रामचंद्र शुक्ल का जो भी काल विभाजन इत्यादि रहा नामकरण, उन्होंने बताया कि किस पेज में कितना है, पेज का भी काउंटिंग किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जैसे बीए और एमए के विद्यार्थी परीक्षाओं में जाते हैं तो पूछते हैं कि सर कितना पेज लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि पेज भरने से अच्छा नंबर नहीं मिलता है, कंटेंट अच्छा लिखिए। तो उनको लगता है कि इससे पागल टीचर कोई नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पंत पर भी उन्होंने 19 पेज लिखा और तुलसीदास पर भी लिखा है, रामचंद्र शुक्ल, और दोनों इनके पसंदीदा कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड के संदर्भ में मधुचर्या का प्रयोग किया है? भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद। तो मधुचर्या शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संदर्भ में किया है। आपको लग रहा होगा कि आप तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा रहे थे, अचानक रामचंद्र शुक्ल कहां से कहने लगे? आप सोने भी जाते होंगे तो रामचंद्र शुक्ल ही बोलते होंगे। ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमने रामचंद्र शुक्ल पर बहुत पहले आप सभी को पढ़ाया था कि आगे जो भी किताबें पढ़ेंगे उसमें शुक्ल जी आना ही आना, बिना उनके आए हुए कोई काम नहीं होने वाला है। तो मधुचर्या छायावाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वीरता, भक्ति और श्रृंगारिकता काव्य चक्र के ये विविध चरण आधुनिक काल में क्रमशः अलग अलग न होकर एक दूसरे के सहवर्ती होते गए हैं। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि वीरता, भक्ति और श्रृंगारिकता ये काव्य चक्र के विविध चरण हैं, और आधुनिक काल में भी ये धीरे धीरे दिखलाई पड़ते हैं। ये अलग नहीं हुए बल्कि क्या हो गए? सहवर्ती हो गए, साथ में ही चलते रहे। तो आप देख रहे हैं कि इस छोटे से प्रश्न में पूरे इतिहास को ही समाहित कर दिया गया। सही जवाब है ऑप्शन डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति चित्रण और मानवीय नियति एक दूसरे से छूट जाते हैं, यह पंत की रचना प्रक्रिया और समूचे छायावाद के लिए एक बड़ी काव्यात्मक दुर्घटना कही जा सकती है। यह किसका कथन है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यहां पर कहा गया कि प्रकृति चित्रण और मानवीय नियति एक दूसरे से छूट जाते हैं, यह पंत की रचना प्रक्रिया और समूचे छायावाद के लिए एक बड़ी काव्यात्मक दुर्घटना कही जा सकती है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब देखिए यहाँ पर दुर्घटना क्यों मानी जा रही है। आपने छायावाद को जब पढ़ा होगा तो इस पर एक आरोप लगाया जाता है पलायनवाद का। ये कवि पलायनवादी थी। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। मुझे याद आता है कि जब मैं बीएचयू में बीए का विद्यार्थी था तो छायावाद उस जमाने में हमें पढ़ाया करते थे, एक प्रोफेसर हैं आशीष त्रिपाठी। अब यही पंक्ति बार बार उस छायावाद को इतना क्लिष्ट तरीके से उन्होंने पढ़ाया कि उस जमाने में मैं औसत दर्जे का विद्यार्थी था, लिखने में माहिर था लेकिन समझने में उतना परिपक्वता नहीं थी, और बार बार उसी कविता का नाम लेते थे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। आज वो सारी चीजें याद आती हैं तो लगता है कि काश आज क्लास में बैठता तो बहुत अच्छे से चीजों को समझता।
चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, वे गांधी, मार्क्स और अरविंद से सीधे वैचारिक स्तर पर टकराते हैं, उन्हें अनुभव में रूपांतरित नहीं करते। यह कथन किसके संदर्भ में? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कविताओं के ऊपर गांधी जी का प्रभाव, मार्क्स का प्रभाव और अरविंद जो दार्शनिक थे उनका प्रभाव सीधे सीधे दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको अनुभव में पंत जी रूपांतरित नहीं कर पाते। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। और एक सवाल इसी से मिलता जुलता परीक्षाओं में आता है कि कौन सा छायावादी कवि है जो समय समय पर उसका विचार बदलता रहा, वो एक से अधिक चीजों से प्रभावित रहा, वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, उसमें गतिशीलता रही है इनकी कविताओं में। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? कवि सम्राट, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट और क्रिकेट सम्राट तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, महादेवी के काव्य संग्रह निहार की भूमिका लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसने लिखी थी? सही जवाब है ऑप्शन सी। हरिऔध ने निहार की भूमिका लिखी थी, जो कि महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन डी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि जिस तरीके छायावाद और उत्तर छायावाद में वही संबंध है जैसा कि भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। तो तुलनात्मक यहां पर विचार दिया है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है, उर्वशी उनकी काव्य क्षमता की सही निष्पत्ति है जिसमें महाकाव्य और नाटक की उदात्तता को एक साथ मिलाया गया है। यह किसका कथन है? उर्वशी तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसकी रचना है, लेकिन यह कथन उर्वशी के संदर्भ में किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। तो जवाब हो गया ऑप्शन सी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि उर्वशी भले लगता है कि काव्य है, लेकिन उसमें नाटक की उदात्तता, महाकाव्य के लक्षण भी दिखलाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा का संकलन हुआ है। असाध्य वीणा किसकी रचना है? आपको भली भांति याद आ गया होगा कि हमने अज्ञेय की लंबी कविताओं में इसको पढ़ा है। और पूरे विद्यार्थियों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने 12 जो महत्वपूर्ण कविताएं रही हैं, 11-12 और लंबी कविताओं के तौर पर उनको जाना जाता है, उन पर विस्तार से पढ़ाया हुआ है, पूरा व्याख्या सहित। उसकी वीडियो अगर आप सर्च करके खोजेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगी। असाध्य वीणा का संकलन किस काव्य संग्रह में हुआ है? ऑप्शन दिया गया है चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, वीणा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आंगन के पार द्वार नामक काव्य संग्रह में असाध्य वीणा का संकलन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा का आधार किस देश की लोक कथा है? असाध्य वीणा एक देश की लोक कथा पर आधारित है। वो देश कौन है? अमेरिका, चीन, जापान, नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन सी। जापान की लोक कथा पर असाध्य वीणा को अज्ञेय ने लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, बड़ा ही क्लोज पॉइंट यहाँ पर हमने दिया हुआ है। ठीक है ना, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को व्यक्तिवादी कहा जाता रहा है? कौन सा ऐसा कवि है जिसको कि व्यक्तिवादी कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, निराला। सही जवाब है ऑप्शन ए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हम व्यक्तिवादी कवि के तौर पर जानते हैं। इनकी कविताओं में आप देखेंगे व्यक्ति वर्सेज समाज की बात की जाती है, चाहे वो आप नदी के द्वीप पढ़िए या द्वीप अकेला पढ़िए, और तमाम कविताएं हरी घास पर क्षण भर भी पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अज्ञेय जो कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार
जिन्होंने तार सप्तक का संपादन किया और बहुत लोगों को मौका भी दिया। इसमें से 3 नाम आप देख रहे हैं कि सप्तक से जुड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान रखें कि कौन कौन किस सप्तक में है तो बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बात का कवि कहा जाता है? बात का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, निराला। तो जवाब हो गया ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि कहा जाता है। और इनकी एक कविता है, बात बोलेगी हम नहीं, बात ही भेद खोलेगी, कुछ ऐसे करके कविता है, बात बोलेगी। तो इसीलिए इनको बात का कवि कहा गया है। ठीक है, अगर वर्तमान समय में रहते तो भोजपुरी में बोल दिया जाता कि बतकही के कवि, लेकिन आपको ध्यान रखना है बात का कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक से जुड़े हुए थे, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे खबर के या भयानक बात का कवि कहा जाता है? तो यहां पर देखिए प्रश्न, विकल्प तो सब वही है, प्रश्न नया है कि किसे खबर के या भयानक बात का कवि कहा जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मुक्तिबोध को कहा जाता है। मुक्तिबोध की कविताओं में आप देखेंगे किसी न किसी खबर की बात की जाती है या फिर कोई ऐसी भयानक बात होती है उसका उल्लेख वो करते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। और मुक्तिबोध की कई कविताएं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, चाहे ब्रह्म राक्षस की बात करें, अंधेरे में की बात करें, ठीक है, भूल गलती की बात करें, इन सभी कविताओं को हमने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिए। आप अपने मन में बिल्कुल मत रखिए कि यूजीसी नेट की तैयारी यहाँ पर होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है, ठोस ठोस चीजों के बारे में हम बतलाते हैं। अगला प्रश्न है, निराला के अंधकार का प्राथमिक संकेत आध्यात्मिक स्तर पर है, जबकि मुक्तिबोध में अंधेरे का रूप सामाजिक संदर्भों से अधिक जुड़ा है। यह किसका कथन है? एक चीज आप देख रहे हैं कि निराला की राम की शक्ति पूजा जब पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि रवि हुआ अस्त, यानी कि अंधेरे शाम के समय में या रात में पूरा युद्ध का वो योजना, युद्ध की योजना बनाई जाती है, क्या किया जाएगा, कहीं कोई निराश होकर बैठा है, कहीं कोई दिमाग लगा रहा है, सब बैठ के वहीं बात करें, तो क्या है, आध्यात्मिक स्तर पर है। लेकिन जो मुक्तिबोध के अंधेरे में अंधेरा शब्द प्रयोग किया गया है वो सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है कि निराला और मुक्तिबोध दोनों की कविताओं में अंधेरे शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उनके प्रयोग का जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है को एक कलाकार की स्केच बुक माना है, किसने माना है? ऑप्शन दिया गया है बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो मुक्तिबोध का जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, उसको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक कलाकार की स्केच बुक कहा है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता रहा है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए, स्केच बुक। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता अंधेरे में से गुजरना एक काव्य यात्रा है। तरह तरह के अनुभवों के बीच वह कवि की न खत्म होने वाली रचनात्मकता की तलाश है, जिसे उसने परम अभिव्यक्ति नाम दिया है। यह रचनात्मकता बहुमुखी संघर्षों में बनती है और बेहतर सामाजिक जीवन क्रम की आकांक्षा से अभिप्रेरित है। इसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है। और उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध की जो लंबी कविता अंधेरे में है उसको पढ़ना क्या है, एक काव्य यात्रा से गुजरना है। और ऐसा लगता है कि कवि के जो अनुभव हैं वो कभी खत्म होने वाले ही नहीं है। कवि ने उसमें कहा कि परम अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे, क्या क्या उसमें पूरा वर्णन किया गया है। और एक शब्द दिया है परम अभिव्यक्ति, पर निवार, ऐसे करके आता है एक अंश, उसको जरूर ध्यान में रखिए। तो ये बात कही है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और यहाँ पर मुक्तिबोध पर नामवर सिंह ने, नामवर सिंह का जिक्र हमने यहाँ पर किया हुआ है, यूं ही नहीं किया है। उनकी एक पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, इसमें आप देखेंगे कि इसके केंद्र में पूरे मुक्तिबोध ही हैं। क्योंकि मैंने मुक्तिबोध पर पीएचडी इत्यादि की हुई है, तो वहां पर इस किताब को पढ़ने का मौका मिला, तो पूरा केंद्रित है उसमें। अंधेरे में कविता पर दो दो बार नामवर सिंह ने लिखा हुआ है और उन्होंने लिखा कि यह कविता परम अभिव्यक्ति की खोज है।
हालांकि रामविलास शर्मा इत्यादि ने तो इसको नकार दिया था कि मुक्तिबोध एक खास बीमारी से ग्रसित थे और इसी वजह से उन्होंने अंधेरे में इस तरीके की चीजें लिखी हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद नाम की पुस्तक आप पढ़ेंगे रामविलास शर्मा का, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो जानकारी तो है हमारे पास, आगे कभी और डिस्कस आपसे करेंगे। अगला प्रश्न है, अंधेरे में का पहला प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तार सप्तक, नई कविता, आलोचना, कल्पना। तो अंधेरे में का पहला प्रकाशन एक खास पत्रिका में हुआ था जो काफी मशहूर पत्रिका थी, वो कल्पना। कल्पना पत्रिका से काफी सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, इसके कौन थे, काफी फेमस इसके संपादक थे। मैंने संकेत के तौर पर लिख दिया है, आप जरूर ध्यान में रखिए। अंधेरे में जो कविता थी 1964 ईस्वी में इस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में का पुराना नाम था। मुक्तिबोध से पूछा गया था कि आपके कविता का हम नाम बदलना चाहते हैं तो क्या रखें, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ रखिए लेकिन यही अंधेरे शब्द को आप चेंज मत करिएगा। तो पुराना नाम क्या था, तो हमने संकेत कर दिया है, आप तुरंत ऑप्शन को सही करके बैठ गए होंगे। फिर भी ऑप्शन पढ़ देता हूं, आकाश दीप, आशंका के दीप, अंधेरे में, नदी के दीप, यह दीप अकेला। तो इतना दूर कट कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने मुक्तिबोध बकायदे, उनकी इच्छा थी कि अंधेरे में शब्द को हटाना नहीं है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके जीते जी उनका कोई संकलन सामने नहीं आया था। हालांकि उस जमाने में उनको लोग जानते थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो स्पेशली उस पर नजर रखे हुए थे, उनको दिल्ली बुलाए, लेकिन बड़ी स्थिति खराब थी। मुक्तिबोध के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा सच्चाई पता चलेगी। तो उसी में उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने सोचा कि मुक्तिबोध तो अब चले गए लेकिन उनकी जो रचनाएं उनको एक जगह कलेक्ट किया जाए। इसीलिए उनके काफी फेमस मित्र नेमी चंद्र जैन, उन्होंने मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में रचनावली भी निकाली हुई है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग चीजें हैं, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, ठीक। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचना हर क्षण बेचैनी और ऐठन में से निकलती है। बेचैनी वह मूलतः रचना हो जाए तो यह कवि के हक में महज संयोग जैसा एक स्थिति जो कबीर की याद दिलाती है। मुक्तिबोध का सीधा संबंध कहाँ जुड़ रहा है? कबीर से जुड़ रहा है। ये कथन किसका? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है कि मुक्तिबोध की रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो जो उसमें बेचैनी है, जो उसमें ऐठन है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को खुलकर कहा है, तो लगता है कि कहीं न कहीं उनके आत्मा में कबीर दिखाई पड़ते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निराला में कबीर जैसी विद्रोह की बेचैनी है तो दूसरी ओर तुलसी जैसी गहरी सृजनात्मकता भी है। मुक्तिबोध का ठाठ किसी से मिलता है तो सिर्फ कबीर से, वैसी ही बेचैनी और कभी कभी वैसी ही कोमलता और वैसा ही फक्कड़पन, इसका कथन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कवियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पीएचडी का टॉपिक बताइए, पीएचडी का टॉपिक बताइए। देखिए टॉपिक कैसे निकलता है, टॉपिक इस तरीके से पढ़ते हैं तब निकलता है कि अच्छा फला फला कवि में तुलना की जा सकती है क्या। आप देख रहे हैं कि सभी के डोर क्या है, एक तरफ कबीर खींच दिया जाए और एक तरफ आप देख रहे हैं कि निराला हो जाएंगे, कैसे परंपरा ही चल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ मुक्तिबोध हो जाएंगे। ये सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कथन तो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, उनका ही कहना है कि निराला में कबीर जैसी विद्रोह की बेचैनी है, लेकिन वो फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, तुलसी को भी वो अपना आदर्श मानने लगते हैं। लेकिन जो मुक्तिबोध है वो सिर्फ कबीर को मानते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कबीर को अपना आदर्श बनाना आज के समय में समाज से लोहा लेना है और अपने को संकट में डालना है, ठीक है ना। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, अंधेरा यदि प्रकृति का धर्म है तो कहीं मानव जीवन की विवशता है। अंधेरे से आदमी डरता है पर सृजन के क्षण में भी अंधेरे में आते हैं। बहुत बड़ी बात यहां पर कही जा रही है। अंधेरा यदि प्रकृति का धर्म है तो कहीं मानव जीवन की विवशता है। अंधेरे से आदमी डरता है पर सृजन के क्षण भी अंधेरे में आते हैं। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है और सृजन आप अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं। आप सभी से मैं चर्चा कर रहा हूँ, लाइट भले जल रही है लेकिन ये अंधेरे का ही वक्त है। जब सभी लोग सो चुके हैं तो हम अपने विद्यार्थियों के लिए
कुछ काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि विद्यार्थी इस मेहनत का पूरा लाभ उठाएंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में। और बाकी चीज़ें कि अंधेरा से बहुत लोग डरते भी हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़े देखे ही होंगे। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है। अगला प्रश्न है, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, वह कुछ वैसा ही रचा मुक्तिबोध में। किसका कथन? तो कबीर से बार बार मुक्तिबोध की तुलना की जा रही है। यहाँ पर आप चाहें तो एक टॉपिक बना सकते हैं पीएचडी का। ठीक है, ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रयोग की दृष्टि से न केवल उन्होंने बोलचाल की शब्दावली बल्कि इससे अधिक बोलचाल का लहजा भी चुना। एक ओर एकदम सहज गद्य का विन्यास, तो दूसरी ओर बड़े टंटनाते तुकों में छंद विधान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र धूमिल। आपको लगेगा ये मुक्तिबोध के बारे में हो सकता है, नहीं, आपको नींद से उठना पड़ेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। इसका कथन है? अज्ञेय मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र धूमिल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, धूमिल का कहना है कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कोशिश की कि यूजीसी नेट के सिलेबस में आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी कवि लगे हैं, कविताएं लगी हुई हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी उनका अगर मूल्यांकन किए हैं तो उनको एक जगह कलेक्ट किया जाए और अपने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समय दिया जाए कि वो कम समय में रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथनों को समझ पाए। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप सभी लगातार इस चैनल को मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े से इसके स्लो चल रहे हैं। आप लोग जरूर लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो व्यक्ति धीरे धीरे ही बोलता है लेकिन सही बात बोलता है। आप भी उसको एक बार पढ़िए। बाकी चिल्लाने वालों की संख्या ज़्यादा है और उसमें थोड़ा मैं पीछे हो जाऊंगा, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि सही बात तो यही व्यक्ति करता है और भले चिल्लाता नहीं है लेकिन सटीक चीज़ों को बतलाता है। तो कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।